नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि नेपाल में पिछले कुछ दिनों से वहां पे बड़े पैमाने पे युवाओं के प्रदर्शन हो रहे हैं और उसमें काफ़ी हिंसा हुई है। इन प्रदर्शनों में करीब 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, पुलिस फायरिंग हुई है, बहुत तरह के लोगों के, पॉलिटिकल लीडर्स के, तमाम सारे लोगों के घर जलाए गए हैं और एक तरह से काफ़ी हिंसा हुई इन प्रदर्शनों में। और उसके बाद नेपाल में सत्ता परिवर्तन भी हो गया है। तो हम बात उसकी करेंगे कि बेसिकली नेपाल में हो क्या रहा है। साथ में हम बात करेंगे कि ये वो कौन लोग हैं जो इन आंदोलनों में शामिल हैं, जिसे कहते हैं कि जेनजी का आंदोलन है या जनरेशन जेड। तो आखिर ये जेनजी है क्या, बात इन दोनों विषयों पे करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेपाल में जो कुछ हो रहा है। नेपाल में दरअसल पिछले काफ़ी दिनों से करप्शन को लेकर के एक बड़ा मुद्दा था। सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी चर्चा हो रही थी और वहाँ यूथ जो है करप्शन या भ्रष्टाचार को लेकर के सड़कों पर उतरने लगा था और इसको लेकर सरकार बहुत परेशान हुई। तो फाइनली सोमवार को सरकार ने जो है एक तरह से सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया। वहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम, इस तरह के तमाम सारे प्लेटफॉर्म से बैन लगा दिया। इसके बाद यूथ बड़े पैमाने पे सड़कों पर उतरा और उसमें काफ़ी हिंसा हुई। इस कार्रवाई में काफ़ी यूथ मारा भी गया। पहले ही दिन 18-19 लोग मारे गए थे और फिर इसमें स्थिति ये बनी कि वहाँ के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन यह कार्रवाई यहीं तक रुकी नहीं, इसके बाद भी चीज़ें बहुत एग्रीवेट होती रहीं और यह आंदोलन और भी तेज़ी से फैलता रहा। नेपाल से के काठमांडू के अलावा दूसरे शहरों में भी बहुत तेज़ी से लोग सड़कों पर उतरे। स्थिति ये होगी, कल जो है नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। अब जो है नेपाल में एक तरह से सत्ता सेना के हवाले है। सेना ने युवाओं से बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया है, एक प्रोसेस शुरू हो गया है। तो एक तरह से पूरी तौर पे कुछ ही दिनों के अंदर युवाओं ने नेपाल में सत्ता परिवर्तन कर दिया। मामला क्या था भाई? मामला यह था कि नेपाल में यूथ जो है करप्शन को लेकर बहुत आक्रामक था या बहुत एग्रेसिव था। यूथ का मानना है कि वहाँ बड़े पैमाने पे पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन है। सोशल मीडिया पे बहुत तरह के वीडियोस घूम रहे थे जिसमें नेताओं के बच्चों, परिवारों की फोटोज लोग डाल रहे थे। उनका मानना था कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी फैमिलीज़ के लोग जो हैं, इतना बढ़िया जीवन, इनके बच्चे इतने अच्छे स्कूलों में कैसे पढ़ते हैं, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे हैं, इनकी लाइफस्टाइल इतनी रिच कैसे है, ये पैसा कहाँ से आया है। और साथ में नेपाल में व्यापक समाज का जो यूथ है उसे लगता है कि उसके जीवन में चीज़ें नहीं बदल रही हैं या उसके लिए संकट बढ़ रहा है। बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है नेपाल में। बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ से हर साल बाहर जा रहे हैं। भारत के अलावा भी लगभग 2000 बच्चे हर साल नेपाल से बाहर चले जा रहे हैं। नेपाल में किसानों के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं, उर्वरक नहीं मिल रहा है, पानी उनको नहीं मिल पा रहा है, या इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो नेपाल में व्यापक समाज में दिक्कतें हैं। लेकिन युवाओं के लिए था कि भाई नेपाल में जो यूथ हैं उसे लगने लगा था कि यहाँ पे करप्शन के चलते उसका जीवन बेहतर नहीं हो रहा है और उसके लिए वो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट वहाँ का पूरा जो है यूथ एक तरह से खड़ा हो गया। और जैसा कि हर देश में होता है, जब भी कोई आंदोलन होता है सरकारें उसको आरोप लगाती हैं और फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। तो नेपाल में भी, हालांकि सरकार वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की थी। केपी शर्मा ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, लंबे संघर्ष से आए हैं, 14 साल जेल में रहे हैं। बावजूद इसके उन्होंने भी इस आंदोलन को कुछ ऐसा बोला कि भाई ये घुसपैठियों का आंदोलन है। घुसपैठिया वहाँ शब्द जो है कुछ जैसे भारत में बांग्लादेशी या इस तरह के रोहिंग्या की बात होती है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ घुसपैठियों का जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया कि भाई ये वो लोग हैं जो राजा के समर्थक हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नेपाल में राजशाही थी, कुछ साल पहले वो खत्म हो गई है, वहाँ अब लोकतंत्र है। तो कुछ लोग हैं जो राजशाही के पक्ष में मार्च में प्रदर्शन कर रहे थे। तो नेपाल में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजशाही के समर्थक लोग हैं, या कुछ वो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं या राइट विंगर हैं। तो बेसिकली हर आंदोलन में 20 तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और सत्ता शिखर पे बैठे लोग उसको उसी तरह से उसको टैग करते रहते हैं। और फिर उन्होंने जो सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया। सोशल मीडिया के बैन ने नेपाल में बड़े पैमाने पे युवा को और आक्रोशित कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि इतने बड़े पैमाने पे हिंसा हुई। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा आंदोलन सोशल मीडिया से जुड़े लोगों ने खड़ा किया या सोशल मीडिया से जुड़े युवाओं ने इस आंदोलन को एक तरह से हवा दी और सोशल मीडिया पे बैन के चलते इस आंदोलन को और मैंने एग्रीवेट ये आंदोलन हो गया। हालांकि कल जो है सोशल मीडिया पे बैन को उठा लिया गया है। सरकार को बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि भाई सोशल मीडिया पे बैन नहीं चल सकता,
तो एक तरह से नेपाल में जो कुछ हुआ है उससे दो बातें समझ में आई कि युवाओं में गहरा आक्रोश रहा होगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं है इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, तो जो भी हो, लेकिन साजिश हो तो भी इस आंदोलन का पोटेंशियल नेपाल में रहा होगा। यूथ वहाँ परेशान है, युवाओं में रोजगार के बड़े संकट हैं, युवाओं को अपना जीवन बदलते नहीं दिख रहा है और उसे लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम के जो करप्शन के चलते सब कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत गहरे कोई पॉलिटिकल समझ भी उनके बीच में नहीं है। लेकिन फिर भी उनके मन में है कि जीवन बदलना चाहिए, वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम पे दबाव बने तो शायद जीवन बेहतर हो। तो एक तरह से उस एस्पिरेशन के चलते यूथ सड़क पर उतरा होगा। उसके पीछे कौन लोग होंगे, किन लोगों ने इसको हवा दी होगी, वो अलग बात है। तो लेकिन ये हो गया कि भाई कुछ ही दिनों के अंदर जो है नेपाल में यूथ ने सरकार को घुटनों पे ला दिया। 3 दिन के अंदर सरकार के जो है तमाम सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया और सत्ता ट्रांजिशन हो गया। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, एशिया में इस तरह की 2-3 घटनाएं अभी 2-3 सालों में हुई हैं। अभी श्रीलंका में 2022 में इस तरह घटना हुई कि यूथ सड़कों पर उतरा, वहाँ खाने पीने के सामानों की किल्लत हो गई थी, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा था। तो कोरोना काल के बाद जो वहाँ की इकॉनमी बहुत, उसमें बड़ी गहरी दिक्कतें आई थी, सड़कों पर लोग उतरे और वहाँ राष्ट्रपति भवन तक घुस गए। बाद में राष्ट्रपति को देश छोड़ के राजपक्षे को भागना पड़ा। अभी पिछले साल बांग्लादेश में यूथ सड़कों पर उतर गया था बड़े पैमाने पे और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके भारत आना पड़ा। आज भी वो भारत में शरण में है। वहाँ पर भी यूथ जो है बेसिकली जिस मुद्दे पे आक्रोशित था उसका आधार तो आरक्षण था कि नौकरियों में जो है 1971 के बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शामिल थे उनके परिवारों के बच्चों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, उसको लेकर के आंदोलन शुरू हुआ। तो उसके खिलाफ बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को खत्म कर दिया वहाँ भी, लेकिन फिर वो आरक्षण बड़ा हो गया और उसमें तमाम सारे दूसरे सवाल भी जुड़ गए और तमाम सारे समाज के दूसरे तबके भी उससे जुड़े। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर बांग्लादेश में सब कुछ बदल गया, सत्ता परिवर्तन हो गया। फिर कहा गया कि भाई सत्ता परिवर्तन के पीछे कोई न कोई पॉलिटिकल जो ताकतें हैं, जो बाहर की ताकतें हैं, वो काम कर रही थी, या अमेरिका का कोई इंटरेस्ट होगा, जो इस तरह की बात है। मेरा अपना मानना है कि इंटरेस्ट किसी का हो, ताकतें कोई भी काम कर रही, उनके लिए पोटेंशियल है, क्योंकि यूथ अगर परेशान होगा तो आज के दौर में जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको, उनके ऊपर जो है बहुत तेज़ी से उनको आप खड़ा कर सकते हो। कोई पॉलिटिकल आइडिया अगर उनके बीच में स्पार्क की तरह दौड़ती है तो समाज में काफ़ी कुछ हलचल पैदा हो सकती है और इसका इस्तेमाल गलत ताकतें समय समय पर कर सकती हैं और इसके अंदर कुछ पोटेंशियल भी है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल भी है। तो बेसिकली नेपाल में जो कुछ हुआ तो सत्ता परिवर्तन हो गया। देखते हैं आगे क्या होगा, सत्ता परिवर्तन होता कैसे है, वहाँ आगे चुनाव होता है, क्या होता है। भारत सरकार की नज़र है नेपाल पे। सरकार ने भारत से जो नेपाल जाने वाले लोग हैं उनको न जाने की सलाह दी है और नेपाल में जो भारत के लोग होंगे, रह रहे हैं, उनसे कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें और फिर उन्हें कोई दिक्कत हो तो उनके लिए मैंने फ़ोन नंबर दिया गया है सरकार की तरफ से, भाई इन नंबर्स पर फ़ोन करिए, उनका सहयोग। क्योंकि नेपाल के साथ भारत का बहुत गहरा रिश्ता है, हमारा तो रोज़मर्रा का रिश्ता है, उनके साथ हमारा कारोबारी रिश्ता है। नेपाल काफ़ी चीज़ों के लिए हम पे निर्भर है, हमारा काफ़ी बड़ा कारोबार उनसे जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ के लोग लगभग रोज़ नेपाल आते जाते रहते हैं बगैर वीज़ा के, घूमने टहलने से लेकर दूसरे काम धंधे के लिहाज से भी। शादी ब्याह भी होता है हमारे यहाँ के लोगों का वहाँ पे। तो एक तरह से हमारी सरकार की नज़र है। खास बात ये थी कि यह आंदोलन जो यूथ का हुआ है काठमांडू शहर और तमाम सारे दूसरे शहरों में ज़्यादा केंद्रित रहा। मधेश जो भारत से जुड़ा हुआ दक्षिण नेपाल का हिस्सा है, वहाँ इस आंदोलन का बहुत असर नहीं था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ साल पहले मधेश में जो है भी काफ़ी आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में काफ़ी लोग मारे गए थे। तब मधेश के लोगों का पहाड़ के इलाकों के या उत्तर के नेपाल में उसको समर्थन नहीं मिला था। आज इस बार भी नेपाल के पहाड़ के इलाकों या उत्तर नेपाल में जो है मूवमेंट ज़्यादा रहा और फाइनली जो है सत्ता परिवर्तन हो गया। और नेपाल की दिक्कत यह है कि नेपाल में राजशाही के खत्म होने के बाद जब से वहाँ पावर सत्ता लोकतंत्र से बनी है, तब से वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा रोल है और कम्युनिस्ट पार्टियों के कई बड़े नेता लंबे संघर्षों से उपजे हैं। केपी ओली जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद 14 साल जेल में रह के आए हैं। प्रचंड जैसे नेता वहाँ पे जो इतने लंबे समय तक संघर्ष करके आए हैं, बावजूद इसके वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ इतना आक्रोश पैदा हो गया है। इन पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों की लाइफस्टाइल से लोग थोड़ा नाराज़ हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो इतना गलत हुआ होगा या लोगों को दिखता होगा, लोगों को लगता होगा कि इस पॉलिटिकल सिस्टम जो है, डेमोक्रेसी में जो ये सिस्टम है, इसने जो है हमारे जीवन को ख़राब किया है या जीवन इससे बेहतर हो सकता था। ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये इसको बेहतर नहीं करना चाहती है, उसके लिए प्रयास नहीं कर रही है। तो कुल लेकर के ये भावना रही होगी जिसको हवा दी गई होगी और आज माहौल इस तरह का बन गया।
और सवाल है कि ये पूरा का पूरा जो माहौल बना है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह जिस एज ग्रुप के लोग हैं जो सड़कों पर उतरे थे, वह एज ग्रुप जो है उसी को जेन जी कहा जाता है दुनिया भर में। ये जनरेशन जेड है। जेन जी वो जनरेशन है जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुई है। तो मतलब इस एज ग्रुप के लोग जो हैं, इस पीरियड में पैदा होने वाले बच्चे या तो आज एडोलसेंस में हैं या 24, 25, 26, 27 साल के हैं। तो एक तरह से 15 से 25, 27 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों का ये जनरेशन है। ये जनरेशन पूरी तौर पे डिजिटल है और इस जनरेशन ने एशिया में ही 2-3 देशों में आपने देखा कि बड़े परिवर्तन किए हैं। इस जनरेशन की खास बातें हैं, इस पर कुछ काफ़ी काम भी हुआ है। बेसिकली मैं वो जनरेशन के बारे में साझा करना चाहता हूँ कि ये जनरेशन जो है, हालांकि पेरेंट्स जैसे हमारे गांव में भी, हमारे परिवार में भी हम लोग जो है बच्चों से थोड़ा नाराज़ रहते हैं कि जनरेशन बहुत मोबाइल में है, दिन भर रहती है, ये जनरेशन बहुत कनेक्ट नहीं करती है, फैमिलीज़ को लेकर के उसके पास टाइम नहीं है, इस तरह की बातें हम करते रहते हैं। तो बेसिकली ये जनरेशन जेड जो है, इसको लेकर के दुनिया भर में जो रिसर्चेज आए हैं उसमें कुछ बड़ी पॉजिटिव बातें आई हैं। वो ये है कि भाई ये जनरेशन बेसिकली, हालांकि अपने पहले वाली जनरेशन जो 1997 के पहले पैदा हुई, जिसे जनरेशन वाई कहते हैं, उस जनरेशन की तुलना में पढ़ाई लिखाई पे इस जनरेशन का उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा है, या हायर एजुकेशन में इतना इनका फोकस नहीं है। ये जनरेशन ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी कुछ सीखती और जानती है। इस जनरेशन के लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, ज़्यादा एस्पिरेशनल हैं। ये बेसिकली अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये कंज्यूम करना चाहते हैं, एक तरह से बड़े कंज्यूमर हैं। ये कंज्यूम करना चाहते हैं, उनको मानना है कि इनका जीवन बेहतर होगा, तभी ये बेहतर ढंग से अपने जीवन को में जो है अच्छी बेहतर चीज़ों को कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये अपने जीवन की बेहतरी के लिए बहुत बहुत जागरूक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा फोकस इनका अपने अवेयरनेस पे है। ये जनरेशन वैश्विक रूप से काफ़ी अवेयर है। इस जनरेशन के बारे में कहा जाता है कि ये जनरेशन जो है एक तरह से वैश्विक जनरेशन है, इसका वैश्विक कनेक्ट है। ये जनरेशन जो है पेड़ पौधों को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित रहती है। धरती को बचाने की जब भी बात होगी तो इस जनरेशन में यह बात बहुत संवेदनशील विषय है। इस जनरेशन में एक बड़ी खास बात है कि पिछली जनरेशन की तुलना में इस जनरेशन में नशाखोरी कम है। माना जाता है कि अल्कोहल और टोबैको का इस्तेमाल इस जनरेशन के बच्चे कम करते हैं पिछली जनरेशन की तुलना में। जैसे भारत में भी आप देखोगे कि इस जनरेशन के बच्चे, जैसे पिछली जनरेशन में क्राइम और अपराध बहुत ज़्यादा था, इस जनरेशन में उस तरह के संगठित अपराधों का कुछ जलवा नहीं है। इस जनरेशन के बच्चे अपराध वगैरह के प्रति उस तरह से हीरोइक कहानियां नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार से जो लोग आते हैं उन्हें मालूम होगा कि पिछले इस जनरेशन के जो बच्चे हैं कुछ दूसरे तरह के बच्चे हैं। इनके स्टाइल अलग है, इनके कपड़े अलग हैं, लेकिन ये बच्चे जो है इनके आइकॉन्स अलग हैं। ये पहले वाले जो माफिया डॉन और गुंडे बदमाश इस तरह की कहानियों पे, इस तरह के नायकों पे इनका बहुत फेथ नहीं है। हालांकि बहुत सारे बच्चे शामिल भी होंगे, लेकिन ये जनरेशन बिल्कुल नहीं है। ये जनरेशन दूसरों के बारे में, दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं करती है, दिन भर मोबाइल में रहती होगी। लेकिन इस जनरेशन का दूसरों के लेकर के संवेदनशीलता यह है कि डिजिटल मीडिया पे तुरंत रिएक्ट करती है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। अभी नेपाल में ही जो कुछ हुआ, सरकार ने यह आंदोलन जो करप्शन के खिलाफ शुरू हुआ, उस आंदोलन में जो है सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल लीडर्स के परिवारों, बच्चों को वीडियोस पोस्ट हो रहे थे। सरकार ने एक तरह सोशल मीडिया पे बैन लगाया, और जैसे ही बैन लगाया ये जनरेशन बहुत एग्रेसिव हो गई, क्योंकि जनरेशन अपने को एक्सप्रेस करना चाहती है। ये जनरेशन एक तरह से लोकतंत्र में इसकी बड़ी गहरी आस्था है, और कम से कम डिजिटल लोकतंत्र में तो बहुत गहरी आस्था है। ये जनरेशन चाहती है कि लोग अपने को एक्सप्रेस करें, और ये किसी भी एक्सट्रीम तक जाकर के, कई बार हो सकता है कि इनके एक्सप्रेशन बहुत निगेटिव भी हो इस जनरेशन की, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। और एक ऐसी स्थिति है जैसे कि बीच में आपने देखा होगा कि भाई कोई सेंसरशिप नहीं होगी इस जनरेशन के लिए। तो इस तरह की चीज़ें दुनिया भर में इस जनरेशन को लेकर के, इस जनरेशन के कुछ मनोवैज्ञानिक दिक्कतें भी हैं, क्योंकि ये जनरेशन पीछे के इतिहास से बहुत जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि बहुत ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करती है जनरेशन। तो सोशल मीडिया के अवेयरनेस के भरोसे ही इसकी अपनी समझ है। ये सवाल तो उठाती है तमाम सारी चीज़ों पर, लेकिन इसका अपना जो सोशल अवेयरनेस है वो कम है। ये जनरेशन में ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनके पेरेंट्स काफ़ी माइग्रेट किए हैं, तो उनका अपने ज़मीनों से भी बहुत गहरा ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जनरेशन दुनिया भर की जो कंसर्न है उसको लेकर संवेदनशील है। तो बहुत तरह के अंतर विरोध भी हैं इस जनरेशन के बीच में, लेकिन कुल लेकर के जितनी पॉजिटिविटी इस जनरेशन में है कि अभी देखिए कि अमेरिका में जो ब्लैक लाइफ मैटर्स का जो आंदोलन हुआ, इस जनरेशन के लोगों ने खड़ा कर दिया। नेपाल में इसी जनरेशन के लोग थे, बांग्लादेश में इसी जनरेशन के लोग थे। तो इस जनरेशन के लोग पूरी दुनिया भर में जो है बहुत एक्टिव हैं, और वे पूरी दुनिया के लोग कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस जनरेशन के लोग जो मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हैं उसके लिए डॉक्टर्स तक जाते हैं, उसके लिए ये किसी
धार्मिक या अंधविश्वास या इस तरह की चीज़ों पे यकीन नहीं करते हैं। जैसे भारत में भी देखेंगे, इस जनरेशन में जो बड़े बच्चे हैं उनके अंदर हालांकि उनको अफेक्ट करने के लिए बहुत तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग एक्टिव हैं, लेकिन इस जनरेशन के बच्चे जो हैं बड़े पॉजिटिव हैं। वो थोड़ा जाति दुराग्रहों से ऊपर हैं, वो धर्म जाति की बातें कम करते हैं। इस जनरेशन के लोग थोड़े मस्तीखोर भी हैं, उनकी ज़िंदगी में म्यूज़िक और मस्ती का बड़ा स्पेस है। ये मस्त रहना चाहते हैं इस जनरेशन के लोग, इनको अपना स्पेस चाहिए। वही स्पेस इनको डेमोक्रेसी के लिए प्रेरित करती है। ये एक तरह से डेमोक्रेसी के प्रहरी है जनरेशन। तो मेरा अपना मानना है कि इस जनरेशन के बारे में जो दुनिया की जो समझ अब तक बनी है, वो बहुत सारी रिसर्चेज हो रहे हैं अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देशों में। इस जनरेशन की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। अमेरिका में इस जनरेशन के लोग जो है थोड़े से बहुत वेल ऑफ पोजीशन में हैं, एक वेल्दी इनहेरिटेंस के साथ हैं। वहीं यूरोप में जनरेशन जो है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को झेल रही है। या भारत जैसे देशों में इस जनरेशन की अपनी चुनौतियां हैं, बेरोजगारी, रोजगार, दूसरे सवाल इस जनरेशन के सामने हैं। इसमें एक नई ऐसी जनरेशन है जो पहली बार अपने परिवारों में आई है, जो पढ़ लिख करके बड़ी हुई है, जो पहली बार पढ़ाई लिखाई करके आई है और सोशल मीडिया उनको दुनिया एक्सपोज कर दिया है। इस जनरेशन के अंदर जो है कंज्यूमरिज्म का अपना एक संकट है कि इस जनरेशन के सामने सब कुछ है जो रोज़ सोशल मीडिया में परोसा जा रहा है, उससे जनरेशन परेशान भी है। और वो कहीं न कहीं कुछ जगहों पे इस जनरेशन में कुछ गलत प्रवृत्तियों को भी प्रमोट कर रही है। लेकिन कुल दे करके इस जनरेशन के अंदर बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली है अब तक। तो ये जनरेशन जेड है। ये जनरेशन जेड एक तरह से भविष्य का निर्माण करने वाली जनरेशन है। अभी जो अगली जनरेशन आए तो उससे ज़्यादा डिजिटाइज होगी, लेकिन ये जनरेशन जो है एक तरह से बड़े ट्रांजिशन की तरफ बढ़ने वाली जनरेशन है। ये पूरी तौर पे डिजिटल वर्ल्ड की तरफ वाली पहली जनरेशन है। इस जनरेशन के पास पीछे का बहुत कुछ नहीं है। इस जनरेशन के पास बहुत बैगेजेस नहीं है पीछे की। हो सकता है जनरेशन बेहतरी के लिए सोचती हो, लेकिन साथ में संकट है। जैसा कि तमाम सारे देशों में जो कुछ हुआ उसके बारे में कहा भी जा रहा है कि भाई इस जनरेशन को मिसगाइड भी किया जा सकता है, क्योंकि इसकी सोशल अवेयरनेस कम है, इसकी हिस्टोरिक अवेयरनेस कम है। और क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से तमाम सारे इनकी आइडियाज़ को दिमाग पे असर डाला जा सकता है, तो उसका समय समय पे खतरनाक भी इस्तेमाल हो सकता है किसी देश में। और यही कारण है कि जैसे अब बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो कुछ हुआ, अब जो नेपाल में हुआ है, वहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है। इस जनरेशन के पास कोई आइडिया नहीं है। विरोध करना है, विरोध तो कर दिया इस जनरेशन ने, कल क्या होगा उसके लिए कोई तैयारी नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली नेपाल में ही क्या होगा, अभी तो अभी देखना है क्या होता है। एक तरह से एक बड़ी पॉजिटिव जनरेशन है जनरेशन जेड, जेन जी। इससे दुनिया में कल की बड़ी अपेक्षाएं हैं कि ये बेहतर दुनिया बनाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन इस जनरेशन से जुड़े कुछ संकट भी हैं। तो मुझे बात करनी थी नेपाल की, हालांकि आप सब उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, और उसी बहाने मुझे बात करनी थी इस जेन जी की। तो फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, कुछ नया अपडेट नेपाल में आता है उसके बारे में, और जेन जी के बारे में कुछ नई जानकारियाँ होती हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार।